दुनिया भर में साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर चुकी है कि बहुत से ममालिक अपने ड्रॉट इफेक्टेड एरियाज़ या जिन इलाकों में बारिशें कम पड़ती हैं वहाँ पे आर्टिफिशियली बारिशें करवा रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत सारे ममालिक अपने वो एरियाज़ जो अक्सर बारिश कम का शिकार रहते हैं, कम पानी का शिकार हैं, कम पानी जहाँ पे होता है वहाँ पे इस टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत सारे फ़ायदे ले रहे हैं। आदाब दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आर्टिफिशियल रेन के बारे में बात करने जा रहे हैं। आर्टिफिशियल रेन को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि बारिशें होती कैसे हैं, क्लाउड्स बनते कैसे हैं और बारिशें कैसे किन हालात में होती हैं। लहराई तो सावन का महीना आ गया। और ये तीनों स्टेट्स इंटर कन्वर्टेबल हैं, यानी मिसाल के तौर पे अगर आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉलिड को आप हीट करेंगे तो वो मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे आप मेल्टिंग कहते हैं। जाहिर है हीट यूज़ करेंगे मेल्ट करने के लिए। उसके बाद अगर किसी लिक्विड को अगर हम हीट करते हैं तो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम पानी को हीट करते हैं तो पानी एवापोरेट होकर गैस में कन्वर्ट हो जाता है। या फिर आपने देखा होगा कि कुकिंग करते वक्त जब आप सब्ज़ी को पकाते हैं तो सब्ज़ी के ऊपर जो हमने ढक्कन लगाया होता है, जब हम उठाते हैं तो उसके नीचे जो है ये ड्रॉपलेट्स मौजूद होते हैं। होता यह है कि जब सब्ज़ी के अंदर मौजूद पानी जो है उसको हीट लगती है तो वो एवापोरेट होकर ऊपर आता है और सरफेस के ऊपर कंडेंस होकर चिपक जाता है, जमा होकर चिपक जाता है। इसे हम एवापोरेशन कहते हैं। और जब हम किसी गैस को कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं तो इस अमल को हम कंडेंसेशन कहते हैं और गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी ग्लास में बर्फ़ रख देते हैं तो आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे ग्लास के बाहर पानी के ड्रॉपलेट जमा हो गए। हुआ यह है कि ठंडा एनवायरनमेंट जो है हवा में मौजूद वाटर वेपर्स को वहाँ पे जमा होने दिया है, जिसका टेम्परेचर कम हुआ है तो वाटर वेपर्स वहाँ पे जमा हो गए, यानी गैस जो थी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है क्योंकि उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ है। इसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। इसका एक और एग्जांपल कॉमनली हम सर्दियों के मौसम में देखते हैं कि जब हम मुंह से अपने भाप बाहर निकाले होते हैं, स्टीम बाहर निकाले होते हैं, सांस जो है वो बाहर निकाल रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे मुँह से धुआं निकल रहा होता है, कुछ बादल के जैसा दिखता है हमें, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर गर्म है तो अंदर से जो पानी निकल रहा है वो बाहर टेम्परेचर कूल है तो वो फ़ौरन जम जाता है और एक कंडेंसेशन का एग्जाम्पल हमें शो होता है। और जब हम किसी लिक्विड को और ठंडा करते हैं, कूल करते हैं तो जम के बर्फ़ हो जाता है। ये तो आपने कॉमनली फ्रीज़र के अंदर देखा होगा कि लिक्विड का टेम्परेचर डिक्रीज करने से बर्फ़ जम जाती है, ठंडी हो जाती है, इसे हम फ्रीजिंग कहते हैं। अब बात करते हैं क्लाउड कैसे बनते हैं। क्लाउड कहाँ बनते हैं ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हमारा एटमॉस्फेयर जो है, ज़मीन के इर्द गिर्द जो एनवायरनमेंट है, यानी ज़मीन का बॉल जिसके ऊपर हम रहते हैं, इसका जो एटमॉस्फेयर है वो उसके अंदर 5 लेयर होते हैं। ज़मीन के ऊपर से होते हुए तकरीबन 20 किलोमीटर ऊपर तक हम जाते हैं। जो लेयर मौजूद है, ओजोन लेयर तक जो लेयर मौजूद है, इसे हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। इस ट्रोपोस्फेयर के अंदर क्लाउड्स बनते हैं। इसके बाहर जो लेयर मौजूद है, ओजोन से बाहर जो लेयर मौजूद है, इसे हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। इस स्ट्रेटोस्फेयर के बाहर जो लेयर आता है इसे हम मीजोस्फेयर कहते हैं। उसके बाहर थर्मोस्फेयर मौजूद है जहाँ पे सैटेलाइट्स होती हैं, और उसके बाहर एक्सोस्फेयर मौजूद है जो कि बहुत ही गर्म है। लेकिन ज़मीन से ऊपर 20 किलोमीटर तक जो लेयर मौजूद है जिसे हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, ये ज़मीन से ऊपर जाते हुए जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ठंडा होता है। अब सूरज की रोशनी जैसे ही ज़मीन पे गिरती है तो आप सबको पता है कि ज़मीन के ऊपर जो पानी मौजूद है वो 70% वाटर मौजूद है और 30% लैंड मौजूद है। ये ज़मीन के ऊपर जो पानी मौजूद है ये ओशन में मौजूद होता है, ये लेक्स में मौजूद होता है, ये दरिया में मौजूद होता है। जैसे ही गर्मी इनके ऊपर पड़ती है तो वाटर जो है वो एवापोरेट होकर हवा में गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर चले जाते हैं। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल ऊपर जाते हैं तो इनको ठंडा टेम्परेचर मिलता है और ये वाटर मॉलिक्यूल कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं और क्लाउड्स बनना शुरू हो जाते हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल्स जितने ज़्यादा जमा होंगे इतने मॉलिक्यूल्स, उनके वाटर के मॉलिक्यूल्स ऊपर जाकर कंडेंस होकर भारी मिकदार में बन जाते हैं। जब ये वाटर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, ज़्यादा क्वान्टिटी मॉलिक्यूल, जब इनकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, जब ये बहुत ही भारी हो जाते हैं तो ये हवा में सस्पेंड नहीं कर पाते और बारिश बरसा देते हैं। तो बारिश बरसने का मेन रीज़न यही है साइंटिफिकली कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो ऊपर कंडेंस हुए हैं, जब ये सस्पेंडेड होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, जब ये बहुत ही भारी हो जाते हैं, बहुत इनकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, तब ये बारिश बरसाना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे एक और सवाल आपके जहन में आता होगा, क्लाउड्स जो होते हैं वो डिफरेंट कलर्स के आपको दिखते हैं, कुछ ब्लैक कलर के दिखते हैं, कुछ बिल्कुल वाइट कलर के दिखते हैं। तो वाइट कलर के जो क्लाउड्स आपको दिखते हैं वो इतने डेंस नहीं होते, उनके अंदर मॉलिक्यूल्स, इतने वाटर मॉलिक्यूल जो कंडेंसेशन हुई है इतनी ज़्यादा मिकदार में नहीं हुई, जिसकी वजह से उनके थ्रू लाइट भी पार हो रही है, जिसकी वजह से वो हमें
ट्रांसपेरेंट भी दिखते हैं या फिर जो है वो वाइट कलर के दिखते हैं। लेकिन जब ये वाटर मॉलिक्यूल बहुत ही कंडेंस होकर जमा हो जाते हैं, इनका क्लस्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, तब इनके आर पार लाइट गुजरती नहीं है और ये हमें ब्लैक दिखाई देते हैं। दूसरा सवाल ये आपके जहन में यहाँ पे भी आता होगा कि बारिशों के दौरान थंडरिंग लाइट और लाइटनिंग कैसे होती है। तो इसका सिंपली जवाब ये है कि ये मॉलिक्यूल जब आपस में रगड़ खाते हैं तो इनके अंदर चार्जेस पैदा होती हैं, जिसकी वजह से अपोजिट चार्जेस पैदा होती हैं, जिसकी वजह से ये अपोजिट चार्जेस जब बहुत ही ज़्यादा मिकदार में क्लाउड के अंदर स्टोर हो जाती हैं तो ये एक लाइटनिंग पैदा करती हैं और जो है रगड़ खाने की वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसे हम थंडर एंड लाइटनिंग कहते हैं। ये सिंपल मैकेनिज्म है जिसकी वजह से बारिशें होती हैं। अब जितनी ही ज़्यादा एवापोरेशन होगी, जितनी ही ज़्यादा कंडेंसेशन होगी, जितने ही क्लाउड्स बनेंगे, उतनी ही ज़्यादा बारिशें होंगी। बारिश का मैकेनिज्म सिर्फ इस पॉइंट पे डिपेंड करता है। अब हम आर्टिफिशियल रेन में करते क्या हैं या क्लाउड सीडिंग में करते क्या हैं, हम कुछ ऐसे केमिकल्स हमारे पास मौजूद हैं जो कि अपने आसपास का पानी सारा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसे हम हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी कमरे के अंदर बैठे हुए हैं जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा वाटर की नमी मौजूद है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड खोल के रख देते हैं तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कमरे के अंदर टेम्परेचर बहुत ही ड्राई हो चुका है, क्योंकि पानी सारा जो है वो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ऐसे ही हमारे पास जो है एक सिल्वर आयोडाइड सब्सटेंस है, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है, या पोटेशियम आयोडाइड जो है ये भी हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है, या फिर जो है ड्राई आइस या ड्राई कार्बन जो है ये भी हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है। सबसे पहले क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का इंट्रोड्यूस जो है अमेरिकन साइंटिस्ट विंसेंट शेफर ने सन 1946 में इंट्रोड्यूस करवाया था। उन्होंने क्लाउड्स के ऊपर एक हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस सिल्वर आयोडाइड गिराया, जिसकी वजह से कंडेंसेशन जल्दी हुई, बहुत ही स्पीडी हुई और क्लाउड्स बहुत ही हैवी बन गए और बारिशें बरसाना शुरू कर दी। अब इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आजकल के दौर में कुछ इस तरह किया जा रहा है कि अगर किसी एरिया में एक क्लाउड मौजूद है, वहाँ पे वो बारिश नहीं बरसा रहा, आगे जाके वो और कंडेंस हो जाएगा और हैवी हो जाएगा, आगे उस इलाके में बारिशें बरसाएगा। लेकिन ज़रूरत यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, इसी क्लाउड के ऊपर ज़मीन से या फिर एरोप्लेन से इस क्लाउड के ऊपर हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस गिराएंगे, जिसकी वजह से कंडेंसेशन ज़्यादा होगी और क्लाउड वहीं पे ही बारिशें बरसा सकता है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आजकल के दौर में बहुत सारे ममालिक कर रहे हैं। अमेरिका ने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, थाईलैंड ने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, इंडोनेशिया ने, चाइना ने अपने बहुत सारे ऐसे एरियाज़ थे जहाँ पे ड्रॉट या फिर पानी की कमी थी, वहाँ पर बारिशें बरसाई हैं। यूएई, दुबई और मिडल ईस्ट की बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो भी इस टेक्नोलॉजी की मदद से अपने वो एरियाज़ जहाँ पर बारिशें कम होती हैं वहाँ पर बारिशें बरसा रहे हैं। इंडिया ने भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है और अपने बहुत सारे ऐसे इलाकों में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बारिशें बरसाई हैं। अब यहाँ पे सवाल आपके जहन में ये भी पैदा होता होगा कि क्या ये केमिकल्स हमारे एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह हैं, हमारे इंसानों के स्किन के लिए नुकसानदेह या फिर प्लांट्स के लिए नुकसानदेह हैं। तो इस पे बहुत सारी रिसर्च अमेरिका ने की है, लेकिन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च अमेरिका ने ये बताया है कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी इस हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस का या फिर इन केमिकल्स का इंसान की सेहत पे या फिर एनवायरनमेंट पे या फिर प्लांट पे कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं देखा गया। उम्मीद करता हूँ आज के टॉपिक से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, ये मुझे बूस्टअप करेंगे। मिलेंगे फिर जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।